आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशंस अंडर विच कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मे एक्सीड इट्स एनआरवी। कॉस्ट यानी एनआरवी लोअर हो जाए, क्या वजह हो सकती है बच्चों आपके ख्याल में? जी सेलिंग प्राइस कम हो जाए, बिल्कुल सही है, फरमाया आपने सही। डैमेज हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, तो डैमेज, ऑब्सोलीट, एक भाई ने कहा था डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस ना, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। फिर अच्छा देखो ना, एनआरवी का फॉर्मूला जहन में लाओ ना। चलो डैमेज और ऑब्सोलीट तो समझ आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप एनआरवी का फॉर्मूला अपने जहन में ले आओ। हाँ, सेलिंग प्राइस का कम होना एनआरवी का लोअर होने का मौजब बन सकता है, तो रिपेयर कॉस्ट के बढ़ने का, कंप्लीशन कॉस्ट के बढ़ने का, या सेलिंग कॉस्ट के बढ़ने का, ये तीन के बढ़ने का, ठीक है। असर जो है वो एनआरवी पे ये पड़ेगा कि वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट, इंक्रीज इन रिपेयर कॉस्ट। अगर डैमेज है तो इंक्रीज इन रिपेयर कॉस्ट, और अगर वर्क इन प्रोसेस है तो फिर कंप्लीशन कॉस्ट, ठीक है। 4 रीजंस आइडेंटिफाई कर दी 2 नंबर के लिए। ओके, नाउ मजे का सवाल। अब ये एनआरवी जो आपको किड्स पार्टी वाला सवाल कल दिया था, डिस्कशन की थी ना, अब इस सवाल में असल में एनआरवी की ज़्यादा डिस्कशन है, ठीक है। मेरे ख्याल में ना इसको यहीं पे ही करते हैं ताकि ये यहाँ पे कायम रहे सवाल, हमारे पास पूरा हो या ना हो, वैसे टाइम तो है, हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और डिटरमिन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30 जून 2021। ठीक है जी, कर देते हैं जी। बढ़े। Orange Limited manufactures 4 products. The information related to its inventory of each product for the year 30 जून 21 is as follows. अब मसला ये इन सवालों की लेंथ बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो टेबलर फॉर्म में मैं करूँगा, पाबंदी नहीं है, लेकिन टेबल इसलिए बना लूँगा कि ABCD 4 हैं, तो एक बार अंग्रेजी लिख के वही काम चारों के लिए हो जाएगा, तो ज़रा इजी हो जाता है। बाकी कोई पाबंदी नहीं है, आप A को पकड़ें अलग करें, B को पकड़ें अलग करें, C को पकड़ें अलग करें, कोई मसला, ठीक है। उस पर टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाता है। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन में क्या बताया जी उसने? सबसे पहले उसने क्या बताया कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स पड़े हैं इतने इतने इतने, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज, ओ ये तो काम हो गया अपना, है। कॉस्ट पर यूनिट उसने खुद निकाल कर दे दी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये वो जो आखिरी कॉलम के ये जो सबसे एंड पे आपको कॉस्ट नज़र आ रही होती है, ठीक है, ये वही कॉस्ट ही तो है। वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, और कॉस्ट पर यूनिट क्या है ये उसने बेसिकली यूं बताया। अगर मैं इस सवाल के बारे में ये जुमला लिखता तो मैं यूं लिखता, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 5400 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 5400 यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड इज 1752.61। यही तो कॉस्ट होती है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये उसने कॉस्ट हमें दी हुई है, बड़ी मेहरबानी जी। गलतियां सही करा रहे थे कल तक, आज उसने कहा ये कॉस्ट पकड़ो, पता नहीं क्या करेगा। रिटेल प्राइस पर यूनिट में इंक्लूसिव है 10% सेल्स टैक्स। अब ये रिटेल प्राइस का मतलब क्या होगा? रिटेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस। सेल प्राइस अगर आपने यूज करनी होगी तो कहाँ करनी होगी? एनआरवी में, ऐसा ही है। एनआरवी कैलकुलेशन में ये यूज हो सकती है। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी एनआरवी के अंदर यूज होनी, एनआरवी की कैलकुलेशन के अंदर ये यूज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी निकालनी पड़ेगी। रीवर्क कॉस्ट भी कहाँ यूज हो जाएगी? हाँ जी। तो ये तो मेरे ख्याल में कल जो होमवर्क दिया था और कल क्लास में डिस्कशन की थी, आज उस तरफ बात चल पड़ी है। तो मैं उस तरफ इसलिए ले गया क्योंकि ज़्यादा शादमान में जैसे हमने देखा दोबारा से कार्ड ही बना है, तो कार्ड की प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा थी, एनआरवी के ऊपर अब आज शुरू हो गए हम, ठीक है। अच्छा, अब डिफेक्टिव यूनिट्स जो है ना वो इंक्लूडेड हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में, मतलब 15,000 यूनिट्स के अंदर 2400 यूनिट्स डिफेक्टिव हैं, तो फिर गुड कितने? एक है 12,000
600। अच्छा, बी के बारे में क्या कह रहा है जी, इसके कितने डिफेक्टिव यूनिट्स हैं? 4000। तो फिर इसके सही यूनिट्स कितने हुए? 21,000। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 5000 यूनिट्स में, अच्छा इसके हैं ही कोई नहीं, सुकून मारो फिर। खुला खुला कर दे। कितने बने थे जी? 21,000। ठीक है, तो गुड और डिफेक्टिव। ओके, अब डिफेक्टिव यूनिट से पता है ना आपको, एनआरवी टेस्ट लगाना पड़ता है, एनआरवी लॉस आ सकता है इन पे। आगे चलते हैं जी, कह रहा है जी अभी तक तो और कुछ नहीं समझ आई, तो ड्यूरिंग फिजिकल काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी। अच्छा, ए और बी के अंदर डिफेक्टिव डाल दिए, सी में को और मसला डाल दिया। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट सी का फिजिकल काउंट करते हुए, अच्छा अब ये फिजिकल काउंट वाली बात तो पता है ना, जैसे मैंने आपको समझाया है कि एक तो है आपका रिकॉर्ड, पर पैचो सिस्टम में आपकी इन्वेंट्री का हर आना हर जाना रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो आपको किसी भी वक्त पे ये पता होता है, एक रिकॉर्ड को देख के कितना स्टॉक पड़ा होना चाहिए या पड़ा है, पड़ा होना चाहिए। रिकॉर्ड्स तो ये बताते हैं ना, अब जो चेक करने जाते हैं तो वो पड़ा हो सकता है उतना, या उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इन्वेंट्री कार्ड या इन्वेंट्री का लेजर यानी परपेचुअल सिस्टम में आपको ये बताता है कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, जाके चेक कर लेते हैं फिजिकल काउंट कर। ठीक है, तो फिजिकल काउंट जब सी का किया तो एक डिस्क्रिपेंसी मिली है ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स। कहता है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 5600 यूनिट सप्लाइड टू अ कस्टमर ओवर एरोनियसली रिकॉर्डेड एज, ओ माय गॉड। कह रहा है जी जब फिजिकल काउंट किया तो 900 यूनिट्स समझ नहीं आ रहे कहाँ गए, कंप्लीटेड यूनिट्स 900 यूनिट्स मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए। जब चेकिंग की तो पता चला कि एक बंदे को यूनिट्स बेचे तो थे 5600, लेकिन गलती से उनको ट्रांसपोजिशन एरर लग गया और कितना कर दिया। अब फिजिकल का, अब देखो ना इससे क्या हुआ है, 900 यूनिट्स की सेल ज़्यादा बुक हो गई है, ऐसे ही है ना, सही है, बुक ज़्यादा हुई है। फिजिकल काउंट में तो उसको भेजे तो हमने 5600 यूनिट्स ही होंगे ना, तो फिजिकल काउंट के अंदर 900 मेरे ख्याल में ज़्यादा निकले हैं। समझे ना बात को, कि सी का क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने काउंट करके कितना बताया, पर नहीं 5000 बेटा, 56 कहाँ से आ गया बेटा, इधर देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा सी का कितना है, 5000। अब वो कह रहा है जब फिजिकल काउंट करने गए तो डिस्क्रिपेंसी मिली। अब वो डिस्क्रिपेंसी उसने ये नहीं कहा कि शॉर्टेज है, लेकिन जुमला पूरा किया तो हमें पता लगा कि डिस्क्रिपेंसी सरप्लस की फॉर्म में थी। क्या मतलब, कह रहे 5600 यूनिट्स किसी को बेचे थे, गलती से रिकॉर्ड कर दिया उनको 65, तो इशू कितने रिकॉर्ड हो गया, इशू कितना रिकॉर्ड हो गया, 6500। ठीक है, अब 900 से ज़्यादा इशू रिकॉर्ड हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक में 900 यूनिट्स कम है, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 यूनिट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। यानी बेसिकली सी का स्टॉक 5000 नहीं है बल्कि 5900 है। ठीक है, सही है, ये पॉइंट समझ आ गया? और बोलो तो एक बार पढ़ लो, नहीं समझ आया तो। शक्लें क्यों बन गई तुम लोगों की, पढ़ो पढ़ो आराम से। जी समझ आता है, चलें आगे अब। तो ये करेंगे जब सवाल के अंदर यूनिट्स लेंगे, जहाँ कहीं पे लेने होंगे तो वहाँ पर हमने फिर 5900 यूनिट्स लेने हैं, 5000 लेने हैं। ठीक है, अच्छा आगे कहता है डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ देयर करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। कहता है जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उनको जो है जैसा है कि बुनियाद पे बेच दें, लेकिन रिटेल प्राइस के कितने पर बिकेंगे वो, 60% पर। ठीक है जी, अच्छा ड्यू टू डिक्रीज इन, अच्छा फिर रीवर्क की कॉस्ट भी उसने दी हुई है, अब इसका क्या करें फिर। हाँ, अब दो ऑप्शंस आ गए जो मैंने आपको सिखाया था। डिफेक्टिव यूनिट्स में हम ये कहेंगे कि एज इट इज़ बेच दें तो रिटेल प्राइस का 60% मिलेगा, और अगर आपने डिफेक्टिव यूनिट्स को
रीवर्क कॉस्ट कर देनी है उन पे इनकर, तो फिर खामोशी केस में नॉर्मल अजम्पशन यही है कि रीवर्क करने से फिर वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक जाएंगे। ठीक है ना, यही होता है ना। तो क्या कह रहे हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स को एज इट इज 60% ऑफ रिटेल प्राइस पे बेच दो या रीवर्क कर लो। अगर रीवर्क कर लेंगे तो फिर क्या लिखा हुआ है कहीं पे कि सेलिंग प्राइस कम होनी है? नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब फिर वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक जाएगा। ठीक है, लो जी, डी में भी कोई मसला नहीं। बी में, ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बी एंड डी offered by competitor are available in market at discount of 15 and 20 of OL's current retail price. OL would have to adjust its sale price accordingly. अब इसका क्या मतलब है जी? कंपेटिटर ने आकर बी और डी के ऊपर डिस्काउंट दे दिया। हमारी बी और डी जैसी प्रोडक्ट कंपेटिटर की भी थी, उसने क्या कर दिया जी, डिस्काउंट दे दिया। वो क्या कह रहा है, इनको भी ये अपनी प्राइस अकॉर्डिंगली, वैसे तो हमने वैसे कंपेटिटर वाला डिस्काउंट नहीं लगाना होता, ठीक है, लेकिन अपना डिस्काउंट हो सकता है, उन्होंने कहा 15 और 20 है, हो सकता है ये कहता है कि 5% और 10% हमें देना पड़ेगा, तो हम वो लेते। लेकिन वो क्या कह रहा है, 15 और 20% इसने कंपेटिटर ने डिस्काउंट दिया है और हमने भी अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना है। तो इसका मतलब हमने अपनी सेलिंग प्राइस बी और डी की भी क्या करनी है, 15 और 20% कम करनी है। ठीक है, इंट्रो समझ आ रहा है? क्या लगता है ये सवाल हो जाएगा? सवाल तो खत्म हो गया, हो जाएगा। ये अब मुश्किल सवाल है, इसको मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक में इस तरह का सवाल मुश्किल होता है। ये सरजमीन, शादमान, पाक सरजमीन, इस तरह के सवाल तो आसान है, ठीक है, एंट्रीज वाले भी आसान है, ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आसान है, सिर्फ हाथ सीधा होने की देर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूँ कर लेते हैं यार, यहीं पे ही चूँकि कर रहे हैं तो ऐसे करके मैं सवाल ओपन कर लेता हूँ। ये देखो ना ज़रा, मैं यूँ बता दूँ ना आपको कि ये 15 और 20 किसको छेड़ेगा जाके, ये 15 बी की इस 990 को छेड़ेगा और ये 20 जो है ये 1980 को छेड़ देगा। ठीक है, और ये 900 ने आपको जाकर छेड़ दिया हुआ है, तो ये पॉइंट सारे तो यही हैं बस। तो सवाल मुश्किल नहीं है, अप्रोच बस है। बाकी मैं चूँकि टेबलर फॉर्म में करूँगा, हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा इसमें मसला आ जाए। ठीक है, अच्छा, रिटेल प्राइस पर यूनिट में इंक्लूसिव है 10% सेल्स टैक्स, इसका क्या करें यार? देखो अभी IFRS 15 तो आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वैसे आपको बता, हाँ नहीं, जिन्होंने पढ़ा हुआ अच्छी बात है, उन्होंने तो, कितने बच्चों ने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले कितने बच्चे हैं? तो सारी वही हैं सच्ची, हाँ याद आया, तो बहुत अच्छा हो गया। चले फिर भी जिन नहीं पढ़ा वो उनको भी बता दूँ कि IFRS 15 एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है। वो ये कहता है कि आपने किसी के बिहाफ पे अगर पैसे इकट्ठे किए हैं कोई, तो वो आपका रेवेन्यू नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो बेसिकली इस 1144 की एंट्री बनती है, कैश आपने जब कोई चीज़ बेचनी है तो कैश आपके पास आना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 200 रुपये मेरी एक, मैं वैसी मिसाल, ठीक है, कैश मेरे पास आ गया 200 रुपये, ठीक है, और लेकिन बल्कि 20 रुपये टैक्स था। ठीक है, तो 220 रुपये कैश आया, सेल मैंने बुक करनी है 200 की, तो बाकी सेल्स टैक्स पेएबल। ठीक है जी, ये 20। तो मेरा सेलिंग प्राइस तो मेरी तो ये है। अब उसने जो हमें सवाल में दे दिया वो क्या है, रिटेल प्राइस दे दी जिसमें इंक्लूसिव है। तो हम हर सवाल के हम हर प्रोडक्ट के लिए ये काम करेंगे कि 1144 जो है ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, 110 पे पड़ा है, और हमने इसको 100 पे लेकर जाना है, तो ये 1040 से हमारी कहानी, यानी हमारी NRV के अंदर जो NRV कैलकुलेशन में जो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस हमने लेनी है वो क्या लेनी है, 1040। ऐसे ही सबका होता चला जाएगा। तो मैंने मिसाल ली 200 रुपया चीज़ की कीमत थी, तो मेरे सवाल में 10% सेल्स टैक्स है ना ये, तो मैंने कहा जी 20 रुपये इस पर सेल्स टैक्स बनता था, तो कैश हमने 220 ले लिया, सेल हमने बुक की 200, और बाकी क्या है सेल्स टैक्स। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी इसके अंदर काबिल जिक्र है। ठीक है जी, चलें जी, फिर अब हमें क्या निकालना है जी, एडजस्टेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी। क्या निकालनी है जी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यू कैसे निकला करती है, वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और
इसका मतलब मुझे कॉस्ट भी चाहिए होगी और एनआरवी भी। क्वेश्चन नंबर बता दें। ठीक है जी, 8 है तो 8 सही। ऑटम, ये भी रिसेंट सही सवाल है। ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाम है इसका टोट बटोट। ये बी पार्ट है ना, ठीक है। ऑरेंजेस लिमिटेड, मौसम भी है ऑरेंजेस का और सवाल भी है ऑरेंजेस वाला। अच्छा जी, अब पहले मैं सेकंड पार्ट में वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाले तो एंट्रीज भी तो इससे ही होनी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी जी? देखते हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएगी कहानी जी। 3 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये बड़ी मुसीबत है। 4 प्रोडक्ट्स हैं जी हमारे पास। अभी ना साथ साथ नोट करिएगा, ज़रा देख लीजिए, मसले मसाइल हैं थोड़े से, क्योंकि प्रोडक्ट ए में गुड यूनिट्स भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। प्रोडक्ट बी में गुड यूनिट्स भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। लेकिन प्रोडक्ट सी और डी में सिर्फ गुड यूनिट्स ही हैं, ठीक है। तो इनमें इतना रश नहीं लगना इस वर्किंग में। आप, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, अलग अलग लेकर चल सकते हैं इनको, कोई मना नहीं, कोई मना नहीं है, ठीक है। मैं ये टेबल बनाऊंगा, इसको देख लें, अगर ये मज़ा करे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आप अलग अलग लेके चलें, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी। मसला क्या है जी? मसला ये है कि मैं डैमेज यूनिट्स को और गुड यूनिट्स को अलग अलग देखकर चलूँगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये आपको मैंने कल सिखाया था, ये ऊपर लिखा हुआ, अभी दिखा देता हूँ जाके। ये देखें, ऊपर नहीं नीचे, ये देखें। अगर अच्छे यूनिट्स आ जाएं और बुरे यूनिट्स भी आ जाएं तो हमने दोनों को अलग अलग लेके चलना है। फिर बुरे यूनिट्स और अच्छे यूनिट्स वाला ये केस 3 है हमारे सवाल में, और उसमें फिर आगे ये केस 4 भी लग रहा है। 2 ऑप्शंस आ गए हैं, एक विदाउट रीवर्क बेचने का और दूसरा रीवर्क करके बेचने का। तो ये वाली सिचुएशन है बेसिकली इस सवाल के अंदर। तो बस मैं टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल वही काम वही है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट सवाल के अंदर गिवन है। वो जो हम कार्ड बनाकर खप खप के निकालते थे वो गिवन है। ऐप को यूज़ करते उसने कहा है जी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इतनी है। सुभान अल्लाह, है कोई इससे ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी? इतनी मुश्किल से निकाला करते थे हम कॉस्ट पर यूनिट। तो सवाल में क्या कह रहा है? लो जी, पहली लाइन मैंने ये उठा लेनी, 800, 700, 900 और 1275। तो प्रोडक्ट ए, अच्छा हाँ, प्रोडक्ट ए में एक मसला है। वो मसला क्या था जी? गुड यूनिट्स भी थे और डिफेक्टिव यूनिट्स भी थे, ठीक है जी। फिर बी में भी गुड यूनिट्स भी थे और डिफेक्टिव भी थे। फिर सी के तो सारे गुड हैं और डी भी गुड ही हैं। तो ये भी बीच में एक लाइन है यार। अच्छा जी, अब जी, कॉस्ट रेडीली अवेलेबल, कॉस्ट पर यूनिट रेडीली अवेलेबल, कॉस्ट पर यूनिट 800, 700, 900, 1275। तो 800, अच्छा गुड यूनिट्स की कॉस्ट तो 800 है, डिफेक्टिव की कॉस्ट कितनी होगी? हाँ, नहीं निकालेंगे बेटा, कॉस्ट तो इसकी भी उतनी होती है। ऐसी बात कर रहे हैं, डिफेक्टिव हो, शॉर्ट हो, लटरम हो, पटरम हो, ये कॉस्ट जो चल रही होती है वही होती है। हमारे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी जो होते हैं
नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, ड्राइंग हो जाए, जो भी हो जाए, हमें एक कॉस्ट पड़ी होती है उस स्टॉक की, ठीक है ना, तो कॉस्ट वही रहती है। गुड यूनिट की भी कॉस्ट वही थी, अब डिफेक्टिव हो गया, हमारे पास डिफेक्टिव हुआ है, हम डिफेक्टिव खरीद के नहीं लाते। आपने क्या समझा हम डिफेक्टिव यूनिट्स खरीद कर लाए होंगे? खुदा खौफ करें, डिफेक्टिव यूनिट्स खरीद के नहीं लाते, इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं और इतने उसमें क्या हो गए हैं, डिफेक्टिव, ऑब्सोलीट हो गए, डिफेक्टिव हो गए, तो वो पड़े पड़े हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कॉस्ट बेटा सबकी सेम ही होती है, 800 ही है कॉस्ट। बी की क्या कॉस्ट है जी? 700 थी काले में, 700, 700, और उनके डिफेक्टिव यूनिट्स की भी। ये बात समझ नहीं आई? किसको ये बात समझ नहीं आई? अच्छा, प्रोडक्ट सी सारे ही गुड हैं, मैं इधर लिख देता हूँ आपको, गुड डिफेक्टिव लिखो, यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ सिर्फ गुड है, ठीक है। तो जी 900 और 1275, ठीक है जी, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब एनआरवी पर यूनिट निकाल लेते हैं। एनआरवी पर यूनिट कैसे निकलेगी जी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मैं कहता हूँ जी टोटल रिटेल प्राइस, अंग्रेजी में एक बार लिख लेते हैं ना जी, रिटेल प्राइस को डिवाइड करना है हमने 110 से और मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 से, हमारा फॉर्मूला आ जाना है। ऊपर वाली ही वही रूटीन चलाई जाते हैं ना, ठीक है, वो जो चल रहा है ना ऊपर से, वो ABC वही यूज़ करते जाते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, ये मैं निकालने लगा हुआ हूँ जी, वर्किंग वन मेरी चल पड़ी है, एनआरवी शुरू कर दी है मैंने निकालनी। सिर्फ मैं टेबल इसलिए बना रहा हूँ बेटा कि देखो ना, अब एक बार मैंने लिखना है, तो मना कोई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मना कोई नहीं है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो एनआरवी पर यूनिट निकालने में चल पड़ा हूँ, ठीक है। तो रिटेल प्राइस प्रोडक्ट ABC, अब रिटेल प्राइस कैसे मिली? ये इसको मैं फिर इसको अब येलो कर रहा हूँ, ये हाईलाइट कर दिया। अब ये फिगर उठानी है हमने, ठीक है। तो 1144, 990, 1320 और 1980, इसको ज़रा सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करो, शाबाश जी। 1040 तो पहले वाला लग रहा है जो हमने पहले ही कर लिया था, ऐसे ही है जी। तो 1040, लेकिन यहाँ पे तो मामला बिगड़ रहा है। बिगड़ ऐसे रहा है कि गुड यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट ए के गुड यूनिट्स हैं, गुड यूनिट्स पे एनआरवी लगनी नहीं चाहिए, बहरहाल गुड यूनिट्स में 1040, ठीक है जी। और डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं प्रोडक्ट ए के, उनमें माशाल्लाह से 2 ऑप्शंस आ गए। फिर कौन से 2 ऑप्शंस हैं जी? एक क्या है, रीवर्क कर लो, और दूसरा क्या है, विदाउट रीवर्क कर लो। या कैसे लिखूं मैं? WR रीवर्क और विदाउट रीवर्क जी। अब रीवर्क करके बेचें तो क्या अजम्पशन है जी? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिकेगा, यानी 1040 ही ले लूँ ना, डिफेक्टिव ऐसे ही है। विदाउट रीवर्क बेचें तो क्या कहा था जी उसने, कि मैं तो कहता हूँ कि इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं फिलहाल, 1040 लिख के नीचे मैं यूँ माइनस कर देता हूँ, लेस कर देंगे, इतना आगे रश लग गया, डिस्काउंट। तो जी एज इट इज बेच सकते हैं 60% ऑफ। ओ यार, डिस्काउंट भी तो था इसमें। डिस्काउंट किस किस में है जी? बी में और डी में। चलो शुक्र है इसमें तो नहीं है, तो ठीक है। विदाउट रीवर्क या विद रीवर्क, और कितना डिस्काउंट बनता है जी? 1040 का, यार मैं खुला खुला कर ना लूँ इसको फिर, प्रोडक्ट ए, नीचे ले आओ इसको, बहुत ही रश पैर है। आप अलग अलग करिएगा बस, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। प्रोडक्ट
ए की कहानी चल रही है जी। प्रोडक्ट ए गुड यूनिट्स 1040 के बिकते हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स में है हमारे पास ऑप्शन कि हम उसको बेच सकते हैं विदाउट रीवर्क भी और विद रीवर्क। तो विदाउट रीवर्क बेचें तो 1040 की बजाय इसके 60% डिस्काउंट पे बिकेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लेस कर दिया डिस्काउंट डिफेक्टिव वाला, डिस्काउंट ऑफ डिफेक्टिव, ठीक है। अब डिफेक्टिव पर डिस्काउंट जो है, बल्कि सबसे पहले मैं डिस्काउंट वो दे देता हूँ जो कंपेटिटर वाला है, डिस्काउंट ड्यू टू कंपटीशन, ठीक है। जिनमें आता है वो तो लिख देना ताकि वो भी सीधा हो जाए, फिर आगे जिसमें डिस्काउंट है उसमें करते जाएं, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट अब होने लगा है। ये बी के लिए भी विद और विदाउट रीवर्क वाला चक्कर है। सी और डी में यशी है, सी और डी में कोई मसला नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे चांद, आ जाओ। प्रोडक्ट बी गुड, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट सी और डी में मसला नहीं है क्योंकि उसमें सारे के सारे क्या हैं, गुड यूनिट्स हैं। प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी, क्या यार न किया करो, अच्छा ऊंचा बोला करो, हिम्मत रखा करो। फिर प्रोडक्ट डी क्या कह रहा है? जगह नहीं, कोई बात नहीं, आप एंड में पिक्चर ले लेना चांद, कोई बात नहीं। अब इसको ज़रा नीचे ले आते हैं। बस वो प्लान इस तरह से हो गया ना फिर कि यार इसको एक ही दफ़ा में एक ही गो में सारी चीज़ें लिखनी है, तो इस वजह से अब ये इस शक्ल का हो गया। अच्छा जी, अब रीवर्क करके बेचें ना करके बेचें, डिस्काउंट किस पे है? डिस्काउंट ये जो आपने डिस्काउंट देना है 15% और 20%, ये ड्यू टू कंपटीशन है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट ऑफ कंपटीशन लिख दूं, क्या लिखूं? डिस्काउंट कंपेटिटर वाला, डिस्काउंट ड्यू टू कंपेटिटर, डिस्काउंट कंपेटिटर, बस ऐसे ज़रा थोड़ा निशानी रहती है। अब दो चीज़ों पर ये डिस्काउंट था, दो प्रोडक्ट्स पे, कौन कौन सी हैं जी? बी। अब बी की नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? ये तो निकाली नहीं थी आपने, तो फटाफट निकाल दो जी। जी ये जनाब 990 है, 990 डिवाइड बाय, तो ये 900 आ गया। ये विदाउट रीवर्क, सॉरी वो बाद में देखते हैं, 900, ठीक है जी। अब इस 900 पे क्या है जी, कितना डिस्काउंट देना है 900 पे? 15%, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कौन सी है जी? डी। अब इसमें सारे ही गुड हैं, आपको पता है सी और डी में सारे गुड यूनिट्स पड़े हैं, इनमें डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब सी की भी निकाल लेते हैं हम, डी की अच्छा बता दो जी कितनी? 1200, और डी की, अब ये अलग अलग करने हैं आपने तो वैसे, ठीक है ना। अच्छा अब 1800 का भी 20% डिस्काउंट मिलना है। अगर आपको नहीं संभाला जाता ना, रजिस्टर पे जगह नहीं है जैसे भाई कह रहे हैं, तो आपने अलग अलग कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं ज़रा ये सामने रखूंगा तो इंशाल्लाह वो समझ में अच्छा आ जाएगा ना, सारा कुछ सामने होगा। जी बोलो, प्रोडक्ट बी पर कितना डिस्काउंट? 900 इंटू 15 135, ठीक है जी। और डी पर 20%, हाँ 360, ठीक हो गया जी। अब ये डिस्काउंट हमारा कंपेटिटर की वजह से जो मिला बंदों को, ठीक है, ये एक डिस्काउंट माइनस हो गया, डन हो गया, सही है। अच्छा अब अब इसके बाद जी हमारी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पर हमें गुड यूनिट्स को अगर हम बेचते हैं तो इस पर एनआरवी निकालते हुए सिर्फ लेस क्या करनी पड़ेगी हमें? सेलिंग कॉस्ट। लेकिन रिपेयर कॉस्ट तो कोई नहीं है ना, रिपेयर या रीवर्क कॉस्ट, तो ये तरतीब से चलते हैं, ठीक है ना। रिपेयर कॉस्ट आ सकती है, फिर सेलिंग कॉस्ट आ सकती है, और एज इट इज़ बेचने वाला ऑप्शन भी तो कहीं कैलकुलेट करना है ना,
उसकी भी जगह छोड़ देते हैं। चलो जी, इससे अब बाहर कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर वो कह रहा था कि हम विदाउट रीवर्क बेचें, विदाउट अगर रीवर्क बेचें, ये ज़रा ज़्यादा होगी चीज़ें, चलो एक बार करने में ज़रा मसला था, लेकिन अब ऐसे सवाल हो जाना है, इसका फ़ायदा ये है, ठीक है ना। आप अलग अलग घर पे इसको करिएगा एक दफ़ा ट्राई, सुकून से, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद समझ आ जाए तो बेशक फिर टेबल भी बनता रहेगा। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस 1040 है, ये गुड यूनिट्स हैं। इन गुड यूनिट्स पर सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है एनआरवी निकालते हुए, वो है रीवर्क कॉस्ट, है ना। नो, गुड यूनिट्स पर रीवर्क कॉस्ट नहीं आनी, गुड यूनिट्स पर तो सिर्फ सेलिंग कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। तो गुड यूनिट्स की एनआरवी तो निकल भी आई मेरे ख्याल से। सेलिंग कॉस्ट उसने सबकी बताई हुई है कि नहीं बताई हुई, देखो बोलो, गिवन है ना जी। तो वो सेलिंग कॉस्ट जो है वो आप लिख लें सबकी, ताकि वो आसान काम तो हो जाए जी। सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट ए की सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट ए पर सेलिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है जी, 80। तो अगर प्रोडक्ट ए को आप बेचें तो सेलिंग कॉस्ट आएगी 80। क्या इस पर कोई रिपेयर कॉस्ट आनी है, बोलो और बोलो। अच्छा, क्या इसको हमने डैमेज यूनिट्स है कि हमने इसको बेचना है तो इस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा ड्यू टू डैमेज्ड। ये डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ मैं, डैमेज्ड होने की वजह से उन्होंने क्या कहा था जी कि क्या कर लो, बोलो क्या कर लो, जो इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 60% पे ही बेच दो। तो ये दोनों काम तो इसमें कोई नहीं होने, ऐसे ही है। ये डिस्काउंट भी इसको नहीं देना, वैसे कोई डिस्काउंट था नहीं इस पे, तो इसमें तो सिर्फ क्या चीज़ आई, 80 माइनस हुआ, और इसकी एनआरवी आ गई हमारे पास पर यूनिट कितनी, 960। गुड, तो ये एनआरवी किसकी है जी। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, 800। अब देख लो, गुड यूनिट्स की कॉस्ट 800 है, एनआरवी उसकी 960 है, तो इन पे कोई एनआरवी लॉस नहीं आएगा। ये मैं इस तरह से असल में करना चाह रहा था, मेरा टारगेट ये था कि ऐसे करके सारा सवाल आपके सामने आ जाए, ठीक है। और अच्छा हो जाए अगर मैं इसको यूं कर दूं, ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ज़रा तब्दीलियां करनी पड़ जाती हैं, लेकिन चलें कर लेता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट सवाल में गिवन था, कॉस्ट पर यूनिट सवाल में गिवन था, एनआरवी पर यूनिट हम निकालने चल पड़े। बस अब टेबल बनने में ज़रा मुझे देर लगी, मैंने कहा क्या मैं अलग अलग करता रहूँगा, मैंने तो अपनी जान छुड़ाई है, पता नहीं अब आप इससे परेशान ना हो गए हों। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है जी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी निकालने लगे हम, तो हमारे पास ये मामला आ गया जी, ठीक है। प्रोडक्ट ए है, इसके गुड यूनिट्स भी हैं और डिफेक्टिव यूनिट्स भी हैं। फिर प्रोडक्ट बी है, इसके गुड यूनिट्स भी हैं और डिफेक्टिव यूनिट्स भी हैं। अब ये ज़रा आमने सामने हो जाएगा ना, ज़रा इजी हो जाएगा इसको देखना, इसको समझना ज़रा ऐसे, ठीक है। ये तो हमें सवाल में कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए था जी, फिर एनआरवी। तो एनआरवी निकालने चले तो ये एनआरवी का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लेस वेरिएबल रिपेयर कॉस्ट। बाकी वो भी मैंने कहा फॉर्मूला यहीं पे एडजस्ट हो जाए, तो ये मैंने 2 डिस्काउंट इसी के अंदर ही डाल दिए कि ये ज़रा फिगर यहीं पे आसानी से निकल आएगी। वरना आप चलो इस टेबल को सिंपल रख लो और ये वाली फिगर्स आप अलग से वर्किंग में भी निकाल सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, ठीक है ना जी। समझ आ गई है मेरी कहानी। अब चलो, अब सवाल खत्म हो गया, 5 मिनट का सवाल, ठीक है। अच्छा, जो गुड यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी तो आ गई 960, और जो डैमेज्ड यूनिट्स हैं ए के, अब उसमें आपने ऑप्शन वो लेना है जो बेटर हो, ऐसा ही है। तो मैंने दोनों खाने बना दिए, ठीक है। विदाउट रीवर्क अगर आप इसको बेचें तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको 60% ऑफ रिटेल प्राइस पर बेचना पड़ेगा, मतलब आपको 40% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 40% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ जी,
कैसे देंगे जी डिस्काउंट? 1040 का 40%, 1040 का 40% जी कितना बनता है? 416। तो एक तरीका क्या था, हम क्या करते जी, हम सॉरी विदाउट है, ठीक है, हम इसको 60% करते। दूसरा तरीका क्या है, हम इसमें से 40% माइनस कर दें, क्योंकि तरतीब ये चल रही तो मैंने इस तरह से कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ अलग अलग कर लीजिएगा इनको प्रोडक्ट्स को, कोई मसला नहीं है, ठीक है, पर जितने नंबर है ना उस हिसाब से अलग अलग करने में टाइम बड़ा लग जाना है। एनीवेज कर लेने, समझ तो आ जाएगी ना कम से कम, ठीक है, कर लीजिएगा वैसे, लेकिन इसको एज आ चेक फिर बाद में रख लीजिएगा, या ये अच्छा लगे समझ आ जाए अभी थोड़ी देर में तो फिर ये तो बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा जी, 416 विदाउट रीवर्क बेचना है तो 1040 वाले में से 416 माइनस कर दो, और इधर देखो ना कोई रिपेयर कॉस्ट आनी है इस पे, ठीक है। हाँ, सेलिंग कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है? आनी चाहिए कि कितनी? तो बताओ जी 80, चलो कितना आता है जी? 544। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको रीवर्क कर लें। अगर रीवर्क करेंगे तो ये वाला डिस्काउंट तो नहीं दे रहे ना फिर हम, डैमेज वाला, लेकिन हम रीवर्क कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और वो है जनाब 260। तो 260 रुपये की रिपेयर कॉस्ट या रीवर्क कॉस्ट आ गई। सेलिंग कॉस्ट इस तरह से 80 है। आंसर क्या आ गया? अब बताओ जी, कोई ज़रूरत है एज इट इज़ बेचने की? ज़रूरत है? हमें क्या चाहिए? हम रीवर्क करके बेचें। तो इसको भी अगर मैं हिम्मत करके ऐसे कर लूँ ना बीच में से, ओए होए होए अखीर हो जाए, विदाउट रीवर्क, ताकि मैं उसको काट सकूं। वे ऐसे भी सही था वैसे, है ना, ये ऐसे ही सही था। लें जी, अब ये जो आपका ऑप्शन है विदाउट रीवर्क वाला, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपको रीवर्क करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है, ठीक है। एनआरवी का असूल बताया था आपको। तो भाई चलो इसको काटा वाटा कर दें ऐसे करके, ये आप, मैं बार बार कह रहा हूँ अलग अलग करें, लेकिन ये समझ आ जाए तो फिर ये ज़बरदस्त तरीका है। अब देखो जी, मैं प्रोडक्ट ए पूरी कर रहा हूँ आपके लिए। प्रोडक्ट ए, कॉस्ट पर यूनिट 800 है, गुड हो चाहे डिफेक्टिव हो, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 800 है। एनआरवी वर्किंग वन में हमने निकाली, वर्किंग वन में, तो गुड यूनिट्स की एनआरवी कितनी आई है जी? 960, और डिफेक्टिव की 700, ठीक है। अब वैल्यू भी पर यूनिट निकाल लो, फॉर्मूला तो पूरा करिए ना, एक प्रोडक्ट तो पूरी होना, बाकी तो वैसे ही हो जाने जी। वैल्यू पर यूनिट ही निकाल ली हमने। अब गुड यूनिट्स की वैल्यू बोल लो बेटा 800, और डैमेज की 700, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स के साथ, ठीक है। ओ सवाल में वो गिवन थे ऊपर, ठीक है जी। 15 तो खैर टोटल थे, उसने तो हमें अलग अलग करके बताए थे ना जी, तो फिर हमें तो अलग अलग ही चाहिए अब, कि नहीं? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ इन थाउजेंड्स में कर लेते हैं, ठीक है जी। लें जी, सवाल ख़त्म हो गया वैसे, बता दूं आपको मैं, क्योंकि अब तो फिर ये मुझे तो तंगी एक बार की थी, हो गया काम ख़त्म जी। 12,600 यूनिट्स जो हैं वो गुड हैं और 2400 डिफेक्टिव हैं। उसने चूँकि 2400 यूनिट्स बताए थे, ठीक है, तो कहीं छोटी सी वर्किंग कर लेना अब, बहरहाल फ़िलहाल तो चलने दो जी। 12,400 और 600 और 2,400, ठीक है। लें जी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ इन थाउजेंड जी, बताइए बेटा। 12,600 इंटू 800, और डैमेज की 168। हाँ जी, अब इसी तरह से
बी है, सी है, डी है। जल्दी जल्दी कर लें इसको भी, आप जल्दी जल्दी कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट बी, गुड यूनिट्स पे डिस्काउंट देना पड़ गया हमें, ओहो। और उसके बाद बाकी तो इसमें ये गुड यूनिट्स हैं, रिपेयर नहीं करने पड़ने, लेकिन इसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों? इसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट है 75, तो 75 माइनस हो गया। इधर आके आंसर बताएं, 690, ठीक है। तो गुड यूनिट्स पे भी एनआरवी लॉस आ रहा है, क्या ख्याल है ना? कॉस्ट 700 है गुड यूनिट्स की और एनआरवी, क्या गुड यूनिट्स पे एनआरवी लॉस नहीं आ सकता? ऑब्सोलीट होगी ये, है कि नहीं है? गुड यूनिट पे है। अच्छा आगे चलते हैं। अब जो डिफेक्टिव हैं, अगर वो विदाउट रीवर्क बेचें, पहले तो यहां पर लिख लेना 900 से 900। अच्छा, विदाउट रीवर्क बेचें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 900, लेकिन ये जो है ना 135, ये जुल्म है, ये जुल्म हर एक जगह हो चुका है, ये हर एक जगह हो चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर 900 माइनस 135 का 40% अब बनता है। अब कैसे लिखूं, यहाँ पे जगह ही नहीं है। आपके पास जगह नहीं तो मेरे पास भी जगह नहीं है, बड़े आए, जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। 40% डिस्काउंट, बोले जी कितना बनता है? 306। ये अगर आप रीवर्क के बगैर बेचते हैं तो ये डिस्काउंट दे दें, एज इट इज लोग उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। 306, ठीक है। ये वाला डिस्काउंट इधर नहीं है, ठीक है, डैमेज्ड वाला। उसके बाद आगे बढ़ो जी। जी बेटा, नेक्स्ट सेलिंग कॉस्ट 75 आ गई, रिपेयर कॉस्ट या रीवर्क कॉस्ट यहाँ पर है कितनी? रीवर्क कॉस्ट कितनी है? 320। हाँ जी, और विदाउट रीवर्क में ये नहीं है, लेकिन 75 तो है। अब बताओ जी कौन सा ऑप्शन? पहले की कॉस्ट, ये विद रीवर्क अगर बेचें तो क्या बनता है? क्यों नहीं आएगी वैसे? अगर लिखा हो तो पिछले में भी नहीं आनी थी, लेकिन चलो फिर भी फिलहाल इधर तो लिखवाओ। ये क्या था भला? 300 कितना था? 20 था। हाँ ये जरा, अच्छा कहाँ लिखा हुआ है? दूसरे पार्ट में था डिफेक्ट इन कैन बी सोल्ड ऑफ सेलिंग विदाउट इनकरिंग रीवर्क एंड सेलिंग। ओके वेरी गुड, ठीक है जी। इधर देखो, इधर देखो, ये जो मैंने लाइन सी लगाई थी, ओहो लाइन नहीं मिटनी चाहिए थी। ये जो मैंने लाइन सी लगाई है मिट ही रही है, फिर भी इस लाइन के अंदर देखो सेलिंग कॉस्ट नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वही बेहतर होना है। अल्लाह शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी कॉस्ट थी, फर्क ज़्यादा था, ठीक है जी। ये लो, हाँ जी। तो भाई सेलिंग कॉस्ट जो भाई ने पॉइंट पढ़ा, शुक्र है पढ़ लिया टाइम पे। अगर रीवर्क के बगैर बेचें तो रीवर्क कॉस्ट तो नहीं है, सेलिंग कॉस्ट भी वो कह रहा है नहीं है, बस ठीक है, कबाड़ी को उठा के ले जाता होगा, कोई एक ही बंदा होगा, ठीक है। हाँ जी बोले 6 विदाउट वाले का बता दो। आज के दिन जी बेटा, किया तो हुआ है बेटा, क्यों नहीं करेंगे? नहीं निकालेंगे ना ये 900 माइनस 135 इंटू 40%। नहीं नहीं, तो करंट रिटेल प्राइस ही वो कह रहा है एडजस्ट कर दिया ना हमने, अभी स्टॉक हमारे पास है ना, तो अब करंट रिटेल प्राइस एडजस्ट हो गई है चांद। करंट रिटेल प्राइस इज नॉट नाउ 900, इट इज, इसलिए तो मैंने सबसे पहले ये लिखा था, इट इज 900 माइनस 135, ये बनता है 765। अब ये आपकी रिटेल प्राइस है नॉर्मल करंट, अब यही है, क्योंकि स्टॉक पड़ा है, अभी बिकने आगे, बिकना कितने पे है? इस डिस्काउंट पे, कंपैरेटर की वजह से, ठीक है। तो करना था जी। जी बेटा आंसर बता दो जी। 370 और दूसरा, चलो जी यहां पर सुभान अल्लाह, ये मुश्किल सवाल था है ना, मुश्किल था, लेकिन अलग अलग करें तो आसान हो जाएगा, फिर भी इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आ जाते थे, ऐसी बात है। तो लो जी, रीवर्क वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बुरा। पिछली दफ़ा विदाउट रीवर्क बुरा था, इस दफ़ा रीवर्क बुरा हो गया, अच्छी बात है। सानू तो चाहिए सी एनआरवी,
ठीक है, तो एनआरवी, ये मैं एनआरवी निकाल रहा था, एनआरवी, ठीक है। अब गुड यूनिट्स की एनआरवी कितनी है जी? 600, अस्तगफिरुल्लाह, इस पे भी लॉस आ गया। और बैड की यानी कि डिफेक्टिव की 459। तो समझ आ रही है अब? अच्छा, उसके बाद वैल्यू पर यूनिट क्या आ गई इनमें से? लोअर 690 और 459। यूनिट्स 4000 और 21000, तो 21000 गुड यूनिट्स हैं और 4000 डिफेक्टिव। सही लिखे हैं? रुपीज इन थाउजेंड बताओ। 14490 और 2760, 3760, मैं कोई दस दो, 276 183। बड़ी गल है, हाले भी फैसला कर लो कुछ। अच्छा, अब आगे क्या? आगे तो यार कुछ भी नहीं है। ये देखो जी बेटा, विदाउट कॉस्ट 700 ही है ना बेटा? हाँ हाँ, ये वाली। और बेटा वो तो ऑप्शन ही नहीं आया ना, 624 जो काट दिया, ठीक है, इसलिए तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ, वो जो भी था, ठीक है ना, ऑप्शन वो। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट सी है, 1200 रुपये सेलिंग प्राइस है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। प्रोडक्ट ए पर ये कंपेटिटर वाला डिस्काउंट नहीं था और प्रोडक्ट सी पर भी नहीं था कंपेटिटर वाला डिस्काउंट, ऐसे ही है, बोलो। अच्छा, लेकिन डैमेज भी नहीं है, तो डैमेज वाला डिस्काउंट भी इधर नहीं है, डैमेज तो गुड में आना नहीं था, ठीक हो गया। अब रहेगी रिपेयर कॉस्ट, भाई डैमेज नहीं है तो रिपेयर कहां से होना है, तो फिर क्या आना है? बस सेलिंग कॉस्ट आनी है, वो है 100 और 110। तो ये दो तो सही हो ही जाने थे सबके पर्चे में। अच्छा जी, 1100 और 16 15 1300, कितना? 1330, तो 1100 और 1330, ठीक है जी। तो बताइए जी, लोअर कॉस्ट ही है और इधर लोअर कॉस्ट ही है, चलो अच्छा हो गया जी। तो 1275 ही आ गया, 900 और 1275 यूनिट्स को सेट कर लेना है, 5900 लेना है। 5900 कहाँ निकाला है? ये ऐसे करके बता दो यहाँ पे, 5000 प्लस 900 जो आपने किया, ठीक है। बाकी ये जो यूनिट्स निकालें ये भी कहीं पे वर्किंग कर देना यार, 12621 ये कैसे निकालें, छोटी सी वर्किंग कर देना, अब मैंने तो की नहीं, ठीक है, ओके। हाँ जी बताइए, दूसरे के यूनिट्स कितने हैं? दूसरे के 8000 हैं, चलो उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, चलते गए आगे तो होता गया आसान, उलट चलना चाहिए था ना। लो जी, 5310 102। अच्छा बेटा, आपकी वैल्यू जो है ना, वैल्यू वो अभी नहीं निकली, पूरे स्टॉक की वैल्यू क्या है वो अब निकलेगी। पूरे स्टॉक की वैल्यू तो यहाँ पे निकालें, ठीक है। तो ये जो वैल्यू वाला लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कर लिया ना, तो ये इसकी वैल्यू आ गई अब कितनी जी? 10080 प्लस 1680 प्लस, बोले जी 43596, 43596, ये आपकी रिक्वायरमेंट का आंसर, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कल किया था, जिसमें हमने एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल ली थी। अब आप कहोगे इतना मुश्किल काम और 3 नंबर, भाई इन्हीं फिगर्स की जो है वो एंट्रीज करनी थी, जो फिगर्स यहाँ से निकली हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जैसे आपको मैंने सरजमीन वाला सवाल कराया था, ये वैसा ही था, ठीक है, बस इसके अंदर वो कार्ड नहीं बनाया था, बल्कि उसने हमसे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकलवा ली थी, एंट्रीज फिर भी करनी थी। तो एंट्रीज अगर 10 नंबर की हैं तो उनकी वैल्यूज़ तो इसी वर्किंग में से निकलनी थी जो हमारी रिक्वायरमेंट बी बनी हुई थी, ठीक है। काम ज़्यादा था इसमें, मार्क्स इसके कम हैं, लेकिन इसी के मार्क्स ही फिर आगे कैरी फॉरवर्ड भी होने थे, ठीक है। तो यहाँ पे करके हम एंट्रीज कर लेते हैं, 2-4 तो एंट्रीज हैं, करेक्टिंग एंट्रीज करनी थी बस। तो
जी, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मैंने भेज दी तस्वीर दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो करेक्टिंग एंट्रीज बेसिकली करनी है। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या हुआ था जी, फिजिकल काउंट में पता चला था कि 900 यूनिट्स जो है वो गलती से रिकॉर्ड हुए हैं। कुछ गलत, क्या गलत हुआ था कि 5600 यूनिट्स हमने सप्लाई किए थे लेकिन गलती से उनको, तो इसका मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था। ठीक है, तो ये सेल है। ठीक है, तो सेल के यूनिट्स ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए थे, तो अब सेलिंग प्राइस तो रिटेल प्राइस भी गिवन है। ठीक है, ड्यूरिंग फिजिकल काउंट डिस्क्रिपेंसी और 900 यूनिट्स फाउंड एट 5600 यूनिट्स सप्लाइड टू कस्टमर वर इरॉनियसली रिकॉर्डेड एज 6500 यूनिट्स। तो फिर इन्वेंट्री की जर्नल एंट्री है, इन्वेंट्रीज के अंदर जो जर्नल एंट्रीज करेक्टिंग एंट्रीज करनी है, तो करेक्टिंग एंट्रीज लिख दें या वही अल्फाज यूज़ कर लें, एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी, एडजस्टिंग एंट्रीज लिख देते। ठीक है जी, तो रुपीज़ इन थाउजेंड में किया था हमने सारा सवाल। जी बेटा, रुपीज़ इन थाउजेंड में जी। तो डेबिट और क्रेडिट और रुपीज़ इन थाउजेंड्स, क्योंकि प्रॉपर ये अब रिक्वायरमेंट है ना, ये लिख लेना चाहिए इसको। अच्छा, अब पहली एंट्री, गलती से सेल ज़्यादा यूनिट्स की रिकॉर्ड हो गई। इसका मतलब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री तो करने की ज़रूरत है नहीं। उसने क्या कहा है, फाल्स के पढ़ें कि वो प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की जो एंट्री हुई है वो 900 यूनिट्स से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो उसको सही कर लेते हैं। हमने यहाँ पर तो सिर्फ जो है वो यूनिट्स को सही कर लिया था, ये ऐसा ही है, यूनिट सही कर लिए थे, 900 यूनिट्स ऐड कर दिए थे। अब करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी भाई, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट ज़्यादा से हो गई, तो सही करने के लिए इसी एंट्री को उल्टा देंगे। एंट्री क्या बनेगी जी, फिनिश गुड इन्वेंट्री किसकी, सी की। ये वन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट वन है ना, फिनिश गुड इन्वेंट्री सी की, डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। अब कितने यूनिट्स थे जी, 900 यूनिट्स थे, और सी के मटेरियल की हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट उसने सवाल में दी हुई थी 900, हमने तो नहीं निकाली ना, सवाल में गिवन थी ना, तो एज इट इज रुपीज़ 900 पर यूनिट जी। 81 900 900 810 थाउजेंड में बेटा, 810। टार्जन ना बना करो, मेरा ये मशवरा है, कैलकुलेटर ही मार लिया करो, ये ना हो गड़बड़ कर दो परचेज भी कोई। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड असेसमेंट है जी, द डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन हैं। अच्छा भाई, डिफेक्टिव यूनिट्स की बात हो रही है, तो डिफेक्टिव यूनिट्स जो है वो 60% में बिक सकते हैं विदाउट इनकरिंग रीवर्क और सेलिंग कॉस्ट। तो इसको देख लेते हैं, ये तो एनआरवी लॉस के लिए है। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय ओएल हैव, गलती कहाँ है फिर, कोई और गलती कौन सी है जी, जी उन्होंने कॉस्ट पर रखा हुआ इन्वेंट्री को, तो हमारे 2400 यूनिट्स, देखिएगा अब इधर प्रोडक्ट ए के 2400 यूनिट्स जो हैं उन पर एनआरवी लॉस आ रहा है 100 रुपये के हिसाब से, आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 800 वाला यूनिट जो है वो 700 पे लेकर आए।
तो इसके ऊपर NRV लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। उसके बाद बी के अंदर देखें तो बी के 4000 यूनिट्स पर भी NRV लॉस आ रहा है, बल्कि माशाल्लाह से इनके तो गुड यूनिट्स पर भी NRV लॉस आ रहा है, तो ये NRV लॉस रिकॉर्ड करना है। सी इज़ ओके, डी इज़ ओके, क्योंकि सी के अंदर हमने जो है वो ये यूनिट्स सही करने थे, बस यूनिट्स सही कर लिए हमने। पहली एंट्री सी के अंदर पड़ गई, डी में ना कोई गलती है ना NRV लॉस है, तो इसका मतलब 3 गलतियां थी। इन्वेंट्री को सही करने के लिए हमने 3 करेक्शंस की। नंबर 1, हमने ये जो ज़्यादा गुड्स ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी इसको सही किया, अब ये इन्वेंट्री सी सही हो गई। डी में ना कोई गलती है ना डी में कोई NRV लॉस है। अब रह गई ए और बी। ए और बी में मसला क्या है? एडजस्टेड इन्वेंट्री निकालनी है, करेक्ट इन्वेंट्री निकालनी है, तो NRV लॉस है तो राइट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके इन्वेंट्री की वैल्यू ये निकलेगी। ये करेक्ट वैल्यूएशन हमने निकाली ना, ये करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाली है ना, यूनिट्स सी का यूनिट सही किए और ए और बी का NRV लॉस जिस यूनिट्स पर आते, जो लोअर ऑफ कॉस्ट और में लोअर थी NRV जिनकी, तो उनको NRV पे रखा, तो NRV लॉस रिकॉर्ड हुआ है ना, तो उसकी एंट्री करके दिखानी है। ठीक है, तो अब ए को पकड़ लेते हैं जी। NRV लॉस की एंट्री क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, लेकिन इसने कुछ ऐसी बात तो नहीं की हुई है कि जी सारे लॉसेज NRV नॉर्मल भी कहाँ ले जाओ P&L में, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो फिर नॉर्मल क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट। अब फिनिश गुड इन्वेंट्री ये कौन सी वाले की बात करेंगे? पहले ए की कर लें, ठीक है, ए की कर लेते हैं। ए में ना ज़रा ज़्यादा ईजी है, तो ज़रा सीधा भी हो जाएगा हाथ। अब जी कितने यूनिट्स हैं इनके जिनके ऊपर NRV लॉस आ रहा है? 12,600 पे कोई NRV लॉस नहीं है, 2400 यूनिट्स पे NRV लॉस है। अब NRV लॉस की एंट्री करनी है, राइट डाउन करके उसको NRV पे लाने के लिए। यहाँ पे तो हमने दोनों में से लोअर को सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू डाउन आ गई ना, लेकिन अब यहाँ पर तो जनरल एंट्री करके दिखानी है। तो फिर 2400 यूनिट्स हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है कितने से? ये 100 कैसे निकला है? ये कहीं पे गिवन नहीं था, तो यहाँ पे शो कर देते हैं जी, ठीक है, कि ये जनाब यार NRV लॉस की ना छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, क्या ख्याल है? इसके बाद एक एंट्री आनी है फिनिश गुड्स की जो बी वाली हैं, उसके बाद फिर एक छोटी सी वर्किंग यहीं पे ही डाल देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे हो जाना है इसका, लेकिन आगे दोनों के डिफरेंट आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं NRV लॉस की एक वर्किंग करता हूँ, वर्किंग नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ पे तो NRV निकली हुई है ना, ठीक है। तो अब NRV लॉस ज़रा निकाल लेते हैं, ईजी हो जाएगा, बाकी आप ब्रैकेट में भी कर सकते थे। तो NRV लॉस प्रोडक्ट ए, तो कॉस्ट है 800, ठीक है जी। और ये देखो NRV कितनी है? डिफेक्टिव है ना। अब ए में तो सिर्फ कौन से हैं? डिफेक्टिव वाले जिनमें मसला है। थोड़ी सी जगह यूं बना लेते हैं, ए डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव वाले ए जो हैं उनकी NRV, उनकी कॉस्ट कितनी है जी? 800, और उनकी NRV कितनी है? 700। तो NRV लॉस पर यूनिट कितने? 100। ये डायरेक्ट निकल रहा था ज़बानी कलामी, लेकिन दूसरे में फिर 2 आने हैं तो वो फिर तंग हो जाएगी जगह। मैंने कहा चलो यहाँ पे NRV लॉस निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट है, NRV पर यूनिट है, तो NRV लॉस भी पर यूनिट आ गया। अब ये मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, वर्किंग 2 का रेफरेंस जी, बताइए 240 बन गया, ओके। यानी 240 से इन्वेंट्री राइट डाउन होगी, 240 रुपये से इन्वेंट्री राइट डाउन होगी तो 1680 पे पहुंचेगी। राइट डाउन करके इसको 1680
80 पे लाना था, ठीक है ना, एंट्री कर दी। वहाँ वर्किंग के अंदर तो कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर हो वो रख देते हैं, वैल्यू के अंदर वो आ जाता है, उसी को एंट्री से करके दिखा रहे हैं एनआरवी लॉस की। उसके बाद जो प्रोडक्ट बी है, इसके अंदर दो मामला थे, डिफेक्टिव वाले, पहले कौन से हैं, गुड वाले और डिफेक्टिव वाले, यानी कि गुड पर भी एनआरवी लॉस आ गया था, पड़े पड़े ये भी खराब हो गई हैं शायद, और डिफेक्टिव। अब कॉस्ट तो दोनों की सेम है, कॉस्ट पर यूनिट क्या थी जी, बी की 700 और 700, तो 700 कॉस्ट आ गई। अब जो गुड यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी कितनी निकाली थी हमने, 690, और जो डिफेक्टिव है उनकी 459, तो 690, और दूसरा कितना है जी, 459। अब कितना है जी, 10 रुपये का एनआरवी लॉस आ गया गुड यूनिट्स पर, 241 का आ गया डिफेक्टिव यूनिट्स पर एनआरवी लॉस, प्रोडक्ट बी का, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, एनआरवी लॉस है तो एंट्री तो वही रहनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन ये इन्वेंट्री अब है किसकी, इन्वेंट्री है बी वाली, तो वर्किंग से सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला गया जी। कितने यूनिट्स हैं, पहले डिफेक्टिव वाले कितने यूनिट्स हैं, 4000, और गुड वाले, पहले गुड ले लें, 21,000 यूनिट्स हैं इंटू ₹10 पर यूनिट, वर्किंग 2, प्लस फिर बुरे यूनिट्स कितने हैं जी, 4000 यूनिट्स हैं इंटू ₹241, ठीक है जी, वर्किंग नंबर 2 इधर ना लिख ली, ठीक हो गया जी। चल अब जी टोटल इसका एक ही आंसर बता दें, 1174, ये एंट्रीज आपने कल जाते हुए मुझे कहा था जी रह गई हैं। लें जी, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑरेंजेस लिमिटेड कंप्लीट है। नज़र आ जाए अल्लाह करे। अब सारा मैं हट जाता हूँ, किसी ने पिक्चर लेनी हो तो ले सकते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।